स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने भागीदारों तथा फर्म में पारस्परिक कार्रवाइयाँ देखी थी कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना हो तो भागीदार दूसरे भागीदारों पर और फर्म पर कार्रवाई नहीं कर सकता। सेकंड, इसका इफेक्ट होता है फर्म तथा परिव्यक्तियों में वाद कि भागीदार परिव्यक्तियों पर वाद नहीं कर सकते। अगर फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो भागीदार संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए वाद नहीं ला सकते। संविदात्मक अधिकार मतलब वे अधिकार जो संविदा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, ऐसे वाद केवल रजिस्ट्रीकृत फर्म का भागीदार ही लेके आ सकता है। केस है इसमें रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्यारेलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविदा से उत्पन्न होने वाले को, इन्होंने कहा था कि संविदा से उत्पन्न होने वाला जो शब्द इस्तेमाल किया गया है संविदात्मक अधिकार, वो बहुत विस्तृत अर्थ में लिया गया है। इसके अंतर्गत माध्यस्थम उपबंध भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें कानूनी और कॉमन विधि से होने वाले अधिकार पर लागू नहीं होता। जो कानूनी अधिकार, जो विधिक अधिकार होते हैं, या जो कॉमन विधि जो इंग्लैंड के टाइम पर अपनी चलती थी, कॉमन विधि से उत्पन्न होने वाले जो अधिकार होते हैं उन पर यह जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होता। इसका मतलब विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए केस फाइल किया जा सकता है। हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार। इस केस में व्यापार चिन्ह, ये जो ट्रेडमार्क होता है ना, इसके अतिलंघन से संबंधित वाद था। ठीक है, तो इससे संबंधित वाद फाइल किया था। तो जो परिव्यक्ति था जिस पर ये केस किया गया था, उसने ये कहा कि भाई फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ये केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो व्यापार चिन्ह का अतिलंघन, ये ट्रेडमार्क का जो वायलेशन हो रहा है, ये अप्रत्यय विधि पर आधारित है। ठीक है, ये संविदात्मक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार हो गया? जो कॉमन विधि ने, जो अप्रत्यय विधि क्या है, आप लोग जानते ही हो कि अप्रत्यय विधि हमारे इंग्लैंड की विधि से आई हुई है, कॉमन विधि से ज़्यादा बनी हुई है जो इसका बेस है, क्योंकि ये कहीं पर भी कोड के रूप में नहीं है, संहिता के रूप में नहीं है, तो वहाँ से ही इसको ज़्यादातर लिया गया है। तो ये क्या हो गया? कॉमन विधि से संबंधित अधिकार था, इसीलिए ये संविदात्मक अधिकार नहीं था, इसीलिए इस केस को लाने की अनुमति दी गई। ठीक है, अरजिस्ट्रीकृत फर्म जो होती है, जो फर्म रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हो रहा है, उसका वाद को खारिज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपने केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद आप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, फर्म का नॉन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपने केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो जो केस आपने फाइल किया वो सही नहीं हो जाता। मतलब आपने जो पहले आपने केस फाइल कर दिया और केस के ड्यूरेशन के टाइम में ही अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो भी वो केस सही नहीं होता, उस केस को क्या है, खारिज ही करता है कोर्ट। लेकिन दूसरा केस करने की मनाही नहीं है, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि केस टाइम बार्ड नहीं हो गया हो, उसका समय कालावरोधित नहीं हो गया हो, केस फाइल करने का टाइम नहीं निकल गया हो। ठीक है, एक इसमें है ये जो मुजरा की कार्रवाई। मुजरा मैं आपको बता देती हूँ। मुजरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से मैंने मान लीजिए किराने की दुकान से मैं सामान लेके आ रही हूँ, ठीक है, उधार मैंने सामान उधार लिया, उसके पैसे बनते हैं, वो मेरे यहाँ मान लीजिए डेयरी है, वो मेरे यहाँ से दूध लेके जाता है। ठीक है, तो अब वो अपने किराने के पैसे मुझसे मांगता है, वो केस फाइल करता है कि भाई ये हमारे यहाँ से उधार सामान लेके जाती थी लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मैं उस केस में ये कहती हूँ कि ठीक है, इनके जो पैसे बन रहे हैं ना, इनका ये हमारी डेयरी पे से दूध भी लेके जाते थे तो इनके वो पैसे भी बन रहे हैं, तो आप है ना वो पैसे काट के और हम इनके जितने पैसे बनते हैं उतने बता दीजिए और मैं दे दूंगी। तो ये क्या होता है? सेट ऑफ मुजरा कि जो वादी का बन रहा है, प्रतिवादी का भी अगर कोई पैसा वादी पर किसी भी तरह का होता है तो वो क्या करता है, उस पैसे को कटवा लेता है उसमें से, कि सेट ऑफ मतलब उन दोनों सेट इस तरह से सेट ऑफ करते हैं कि जिसके पैसे बन रहे होते हैं उस पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए किराने वाले के ज़्यादा पैसे हैं, 1000 रुपीज़ मान लीजिए उसके मेरे पे उधार है और मेरे दूध के 500 है, तो मेरे 500 काट के मुझे फिर वापस उसको सिर्फ 5000 रुपये देने हैं, तो इसको हम बोलते हैं मुजरा या सेट ऑफ। ये आप सीपीसी में पढ़ोगे जब आप फाइनल ईयर में आओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया है क्योंकि ये जो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो अरजिस्ट्रीकृत फर्म है, नॉन रजिस्ट्रेशन जिसका फर्म का हो रखा है, वो अगर केस लेके आती है, उस पर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति केस लेके आया है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है
कि भागीदार और फर्म जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, अपंजीकृत जो फर्म और उसके भागीदार हैं, वो दूसरे व्यक्तियों पर वाद नहीं लेके आ सकते, लेकिन पर व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है वो वाद लेके आ सकता है। उसके वाद लाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसने, फर्म ने नहीं कराया है, इसमें तीसरे व्यक्ति की गलती नहीं होती, इसलिए तीसरे व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सामने किसी पर व्यक्ति ने केस फाइल किया कि भाई इतने पैसे फर्म पे बन रहे हैं। अब मान लीजिए फर्म का भी कुछ उस व्यक्ति पे लेना है कि कोई पैसा, तो वो अगर ये चाहती है कि उसे मुजरा करना है, कि भाई सेट ऑफ करना है कि मैं हमारे जो पैसे हैं वो काट के बता दीजिए तो हम दे देंगे, तो यहाँ पर ये कोर्ट ये कह रही है कि नॉन रजिस्टर्ड जो फर्म है, अपंजीकृत फर्म है, वो मुजरा के लिए भी दावा नहीं कर सकती, सेट ऑफ के लिए भी दावा नहीं कर सकती, उस पर भी सेक्शन 69 लागू होता है। ठीक है, अब आपका ये केस है कि जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजारिया ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था कि इन्होंने ये फाइल किया था, एक भागीदारी अनुबंध जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें ये था कि अगर फर्म से संबंधित कोई झगड़े होंगे, फर्म के जितने झगड़े होंगे उसको कोर्ट में नहीं ले जाके हम क्या करेंगे, मध्यस्थ के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाएंगे, मीडिएटर के माध्यम से। ठीक है, इसी तरह का एक झगड़ा पैदा हो गया, एक भागीदार ने मध्यस्थ नियुक्त किया परंतु दूसरा भागीदार सहमत नहीं हुआ। ठीक है, कि एक भागीदार ने कहा कि इस पर पहला भागीदार न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करवाने के लिए वाद लाया। पहले भागीदार उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मध्यस्थ के नाम से करवाएंगे, कोई झगड़ा हो गया, एक भागीदार ने मध्यस्थ नियुक्त कर दिया, दूसरा भागीदार उस पर सहमत नहीं हुआ कि भाई मैं तो इस मध्यस्थ को नहीं रखूंगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि अगर मध्यस्थ के लिए लोग सहमत, अगर पार्टी सहमत नहीं होती है तो फिर वो कोर्ट के पास चले जाते हैं कि भाई हम सहमत नहीं हो रहे हैं किसी मध्यस्थ पर, आप मध्यस्थ नियुक्त कर दीजिए। तो इसलिए वो जो पहला भागीदार था वो मध्यस्थ नियुक्त करवाने के लिए न्यायालय में चले गया कि आप मध्यस्थ नियुक्त कर दो। दूसरे भागीदार ने कहा कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ऐसा वाद नहीं लाया जा सकता। दूसरे भागीदार ने क्या कहा कि भाई किसी भी तरह का जो केस है फर्म, नॉन रजिस्टर्ड फर्म का कोई भी सदस्य नहीं लेके आ सकता। यहाँ पर जो भागीदार मध्यस्थ जो नियुक्त करने का वो संविदा से उत्पन्न अधिकार था। ठीक है, तो न्यायालय ने ये कहा कि ये जो वाद नहीं लाने की जो अधिकार है, वाद नहीं लाने की जो पेनल्टी जो आप समझ लीजिए वो जो लगाई है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वाद नहीं ला सकते, वो मध्यस्थ की कार्रवाई पर भी लागू होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मध्यस्थ की कार्रवाई लाने का अधिकार हम बाउंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सारे जो भागीदार हैं वो क्या करेंगे, मध्यस्थ नियुक्त कर करके अपने वाद को फाइल कर लेंगे और फिर ये जो सेक्शन 69 है इसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। इसीलिए इस केस में भी कोर्ट ने ये कहा कि मध्यस्थ नियुक्त करने का जो केस है वो भी नहीं लाया जा सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये आपके हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के प्रभाव। पहला क्या था कि कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार पर और फर्म पर वाद नहीं ला सकता, और दूसरा ये था कि भागीदार और फर्म किसी पर व्यक्ति पर, किसी थर्ड पार्टी पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में है जब सेक्शन 69 लागू नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट है आपका विघटन तथा लेखों के लिए कार्यवाही। अगर फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म को हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, हमें फर्म ख़त्म करनी है, तो जब फर्म ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर ये सारी रजिस्ट्रेशन होने का या नहीं होने का मतलब ही नहीं होता। तो अगर फर्म विघटित हो जाती है तो उसके लिए अगर उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है या लेखों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए वाद लाया जा सकता है। वाद लाने की जो अक्षमता है, मतलब वाद लाने की जो इनकैपेसिटी है नॉन रजिस्टर्ड फर्म की, वो विघटन आरंभ होते ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि फर्म खत्म हो गई। अब जब फर्म खत्म हो गई तो उसका रजिस्ट्रेशन या नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक केस है ये वाला, एस अहमद खान वर्सेस तुरूफ मोहम्मद हयात। इस केस में क्या था, ए और बी दो व्यक्ति थे, इन्होंने भागीदारी में एक टैक्सी खरीदी, टैक्सी कार ली इन्होंने कि भाई एक टैक्सी खरीद ली, अब इसको हम दोनों चलाएंगे, जो पैसा होगा बांट लेंगे। लेकिन इसी बीच में 1 साल काम करने के बाद ही ए ने जो था ना, उसने बी को बिना बताए वो टैक्सी बेच दी। ठीक है, टैक्सी बेचती, अब बी अपना भाग, भाई पैसे आए हैं तो बी ने भी तो उसमें लगाए थे, तो बी ने ये कहा कि जो टैक्सी बेची है उसमें मुझे जो पैसे मिले उसमें मुझे अपना भाग चाहिए। वो ए पर वाद लाया। अपने बचाव में ए ने ये कहा कि भाई फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाई गई थी इसलिए केस फाइल नहीं कर सकता है बी। तो कोर्ट ने ये कहा कि जैसे ही कार बेची गई, वो व्यवसाय क्या कर रहे थे, कार को टैक्सी के रूप में चलाकर पैसे ले रहे थे। जब कार ही बेची थी तो आपका तो कोई व्यवसाय रहा ही ना नहीं, तो जैसे ही कार बेची तो ये फर्म का विघटन हो गया। जो कारोबार आप चला रहे हो जब वही खत्म हो गया तो भागीदारी किस बात की। तो जैसे ही फर्म का विघटन, चूँकि फर्म का विघटित उसी दिन हो गई थी जिस दिन कार बेची थी, इसीलिए
जैसे ही फर्म विघटन हुई तो आप केस लेके आ सकते हो, तो इसलिए बी को केस लाने की अनुमति दी गई और उसके पैसे दिलवाए गए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि केवल लेखों के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। छूट केवल तब है जब विघटन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अकाउंट सेटलमेंट के लिए हमें केस फाइल करना है। अकाउंट सेटलमेंट के लिए आप पहले केस फाइल करोगे, उसके लिए पहले आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फर्म का विघटन करवाना पड़ेगा। तो आप केवल लेखों के लिए वाद नहीं ला सकते, आपको लेखों के साथ साथ विघटन के लिए भी वाद लाना पड़ेगा। ठीक है, दिवालिया भागीदार के अधिकार की वसूली, दिवालिया भागीदार के भाग को वसूलने के लिए वाद लाया जा सकता है, चाहे अगर कोई भागीदार दिवालिया हो गया है और बाकी के भागीदार उसके भाग को वसूल करना चाहते हैं, अपना जो हिस्सा है वो लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है, उस पर रजिस्ट्रेशन का कोई बाउंडिंग नहीं है। 100 रुपये तक के मामले जो होते हैं, देखिए ये जो जब एक्ट बना था उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी आज की अपेक्षा। ठीक है, इसमें क्या कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने इस रुपीज़ में चेंज नहीं किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उस समय 100 रुपये काफ़ी रकम होती थी, तो ये कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये तक के मामले हैं तो नॉन रजिस्टर्ड फर्म ला सकती है, तो अब 100 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि 100 रुपये के मामले हैं, 100 रुपये तक के मामले हैं तो भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी केस लेके आ सकती है। ठीक है, फिर है कानूनी तथा असंविधात्मक अधिकार। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अधिकार संविधात्मक हैं सिर्फ उसी पर ये लागू होगा। अगर कानूनी अधिकार है, विधिक कोई अधिकार है, कानून किसी एक्ट से आपको कोई अधिकार मिला है, तो उस अधिकार को लागू करने के लिए आप केस लेके आ सकते हो, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्म की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, तो फर्म उस पर वाद ला सकती है, चाहे फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो। फर्म की संपत्ति को क्षति पहुंचाओगे तो आप आईपीसी में भी आओगे और आप टॉर्ट के अंदर भी उसमें ले सकते हो कंपनसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, ये संविदा से उत्पन्न अधिकार नहीं है, इसीलिए केस फर्म के रजिस्टर्ड होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं होता। अब इसमें ये केस है उमा रानी वर्सेस सुधीर कुमार का, ये वाला केस है। इस फर्म को मैं वाहक पर माल हानि के लिए वाद लाया गया था। फर्म वाहक अपन है ना, ट्रांसपोर्ट में माल भेजते हैं ना, तो ऐसी फर्म ने ट्रांसपोर्ट में माल भेजा होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसमें रास्ते में माल को कोई ख़राबी हो गई होगी, तो वो फर्म वाहक पर जो जिसको ट्रांसपोर्ट में आपने दिया उस पर केस फाइल किया, तो उस वाहक ने ये कहा कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी तो ये केस नहीं ला सकती, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये अधिकार वाहक अधिनियम के अंतर्गत है। जैसे ही किसी एक्ट के अंदर अधिकार आया तो ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। तो विधिक अधिकार होते ही क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन या नॉन रजिस्ट्रेशन का प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परव्यक्तियों द्वारा वाद। परव्यक्ति फर्म पर वाद ला सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड पार्टी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो फर्म के ऊपर वाद ला सकती है। गैर भागीदारी विषय, अब जब कोई व्यापारिक संबंध भागीदारी गठित नहीं करते, अगर भागीदारी गठित नहीं हो रही है तो भागीदारी गठित नहीं है, तो वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप ऐसे हैं जहाँ पर पार्टनरशिप का मैटर नहीं है तो वहाँ पर केस लाया जा सकता है। इसी तरह आपराधिक कार्रवाइयाँ, लास्ट आपका जो पॉइंट है ये वाला, ये है आपराधिक कार्रवाई। आपराधिक कार्रवाई की जैसे चेक डिसऑनर होता है ना, तो चेक डिसऑनर के लिए आप केस फाइल कर सकते हो और वहाँ पर सज़ा का भी प्रावधान है। ठीक है, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, परिक्राम्य लिखित अधिनियम उसके अंतर्गत दे रखा है। तो आप चाहें तो फर्म क्या कर सकती है, रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वह किसी व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। जैसे अगर चेक डिसऑनर हो गया, किसी व्यक्ति ने कोई चेक दिया फर्म को और चेक डिसऑनर हो गया, तो जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है वो उस व्यक्ति पर एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक डिसऑनर के लिए केस लेके आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन से संबंधित। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आधा आपको बताया, आधा इस वीडियो में बताया कि रजिस्ट्रेशन का किस तरह से हम करेंगे, सिंपल प्रोविज़न आ जाएगा, और दूसरा है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज कंप्लीट हो गया।